प्रभु रामचंद्र से जुड़ी हुई ये नगरी, जिसका अभी प्रभु रामचंद्र अपने आवास में रहने के लिए 22 जनवरी को गए, तो स्वाभाविक रूप से मिथिला को भी आनंद होगा। परसों जो कार्यक्रम होने वाले हैं हम सबके लिए विशेष हैं। डॉक्टर संत कुमार जी ने एक विशेष प्रयास यहाँ किया है कि कृषि क्षेत्र में जो भी कुछ बदलाव आ रहे हैं, जो भी कुछ परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को, उस बदलाव को हम सबके सामने रखें और हमारे इस इलाके के, मिथिला के सभी लोग इसको अपनाएं। मिथिला नगरी जो है, इसकी विशेषता मैंने आपको बताने की आवश्यकता नहीं है। प्रभु रामचंद्र से जुड़ी हुई ये नगरी, जिसका अभी प्रभु रामचंद्र अपने आवास में रहने के लिए 22 जनवरी को गए, तो स्वाभाविक रूप से मिथिला को भी आनंद होगा। और आप सब ऐसे भाग्यशाली लोग हैं, और मैं भी खुद को भाग्यशाली समझता हूं, मानता हूं कि बिहार में रहने के कारण, बिहार का राज्यपाल बनने के कारण, दूर से क्यों ना हो, लेकिन प्रभु रामचंद्र की अयोध्या नगरी से मैं भी आपकी तरह जुड़ा हुआ हूं। मेरा सद्भाग्य है, सौभाग्य है। ऐसे इस मिथिला नगरी में किसानों के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। ऐसी एक सोच लेकर पिछले कुछ वर्षों से मेरे मित्र डॉक्टर संत कुमार जी यह एक प्रयास कर रहे हैं, और इस प्रयासों का फल भी हमको आज दिखने को मिल रहा है। हमारे इस देश में किसानों की बहुत बड़ी सराहना होती है। हम उनको सराहते हैं, हम उनकी प्रशंसा करते हैं, लेकिन उनके लिए बहुत कम काम होता है। हमेशा इस देश की अर्थव्यवस्था जो है, आर्थिकी है, हम भाषणों में सुनते हैं हमारे नेताओं के कि हमारा किसान है, हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और वो मजबूती से रीढ़ बननी चाहिए। लेकिन पिछले कई वर्षों से किसान हमारे दुर्लक्षित रहे हैं। उनके यहाँ जितना आवश्यक था उतना ध्यान हमने कभी भी नहीं दिया। यह भी वास्तविकता है, इसको हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि किसान हमारे रीढ़ है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि की अर्थव्यवस्था है। कृषि मंत्री रह चुके यहाँ हुकुमदेव नारायण यहाँ हमारे साथ हैं, वो भी जानते हैं। लेकिन पिछले कई वर्षों से इसके और हमारे किसी भी सत्ता में रहे हुए लोगों ने ध्यान नहीं दिया। परंतु अभी परिवर्तन आ रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है। किसानों के लिए केवल भाषण नहीं हो रहे, अभी उनके लिए कुछ काम करने की आज की तारीख है, आज का समय आ गया है। इसको समझकर पिछले कुछ वर्षों से यहाँ प्रयास हो रहे हैं। किसान ऐसे इस क्षेत्र में, जैसे कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, आदरणीय संत कुमार जी ने भी कहा, उसको दोहराया कि आज की टेक्नोलॉजी जो है, उस तकनीक को अपनाते हुए हमारी पारंपरिक खेती जो है उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कैसे अपनाएंगे? जिसे हम प्राकृतिक खेती भी कहते हैं, नेचुरल फार्मिंग। नेचुरल फार्मिंग जो है, जो प्राकृतिक खेती है, वो हमारी पारंपरिक यानी ट्रेडिशनल फार्मिंग जो है, इससे जुड़ी हुई है। क्या हम इसको अपना सकते हैं? पिछले कई वर्षों से हम देख रहे हैं कि रासायनिक खाद के कारण, रासायनिक उर्वरक के कारण हमारी जमीन की जो एक योग्यता थी, उसमें कमी आने लगी है। हमारा भू सुधार का कार्यक्रम जो था अपने भूमि का, उसमें कमियां आने लगी। हमको लगने लगा कि हम रासायनिक खाद का उपयोग करके हमारा उत्पाद बढ़ेगा,
शुरू में लगा भी ऐसे हमको रिजल्ट्स में मिलने लगे, परंतु कुछ काल के बाद हमको लगने लगा, हम तत्पर हैं, अभी देख सकते हैं, इसके रिपोर्ट्स भी आ चुके हैं कि हमारी इस खाद के कारण, केमिकल फर्टिलाइजर्स के कारण हमारी भूमि की, हमारे जमीन का स्तर नीचे गिरने लगा है, क्वालिटी अब बची नहीं है। तो इसमें उत्पादन कैसे आएंगे? हमको फिर एक बार हमारी प्राकृतिक और पारंपरिक खेती का विचार करने की आवश्यकता है। ये पारंपरिक या प्राकृतिक खेती होती क्या है? हम सबको अपनाने की आवश्यकता है, ऐसे सभी लोग कहते हैं, लेकिन होता क्या है ये प्रकरण? हमको इसको समझने की आवश्यकता है। मुझे लगता है पारंपरिक खेती या प्राकृतिक खेती का अगर सरल शब्दों में उसका अगर हम कुछ विवरण करें, उसकी अगर हम व्याख्या करें, तो इतना ही है कि हमारे जंगलों में जो पेड़ उगते हैं उसको क्या चाहिए? उसको हवा चाहिए, उसको पानी चाहिए और उसको जमीन चाहिए। बस भूमि चाहिए, मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए और हवा चाहिए। उन पेड़ों को जाकर हम कभी खाद नहीं देते, उन पेड़ों को जाकर कभी हम उर्वरक नहीं देते, परंतु यह पेड़ सभी इतने ऊंचे होते हैं, इतने सशक्त होते हैं, काटने पर भी हम काट नहीं सकते, इतने मजबूत होते हैं। इसी तत्व को अगर हम अपनाएंगे हमारे खेती के लिए, हवा है, पानी है और भूमि है, जमीन है, इसी को अपनाने की आवश्यकता है। बाहरी उर्वरकों की आवश्यकता ही क्या पड़ती है? रासायनिक खतों के कारण, रासायनिक खाद के कारण हमारी भूमि की क्वालिटी जो है, स्तर है, वो नीचे जाने लगा है। पिछले अनेक वर्षों की जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं, वो रिपोर्ट्स हमको यही बताते हैं। इसलिए हमारी पारंपरिक खेती जो है, जिसे हम प्राकृतिक खेती कहते हैं, उसको अपनाने की आज की तारीख में आवश्यकता है। ऐसा सोचकर ही हमको यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि पारंपरिक खेती जो है, प्राकृतिक खेती, उसमें लगभग 27%, 27% लागत कम लगती है। 27% लागत, यानी जो हम लागत इसके लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं, पैसा खपत करते हैं, उसमें 27% कम लगते हैं और 58% हमारा उत्पन्न बढ़ता है, उत्पाद बढ़ता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, जिन लोगों ने इस पर अपना कुछ रिसर्च किया है वो कहते हैं कि 27% लागत कम लगेगी और 58% हमारे उत्पाद ज्यादा हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी हमको, जिनका उल्लेख यहाँ बार बार किया गया, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हमारे किसानों की आय दुगनी होनी चाहिए। ऐसी होगी, उनको लगता है कि हमारे किसान अगर प्राकृतिक खेती का अगर कुछ इसमें प्रावधान करें, उसकी योजना करें, तो हमारी आय दुगनी हो सकती है। प्राकृतिक खेती के लिए बस हमको ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। एक हमारे घर में एक देसी गाय होनी चाहिए। देसी गाय, बाहर की गाय नहीं। जो बाहर के गाय का दूध हम पीते हैं आज, उनसे बहुत सारे क्या नुकसान होता है, मैंने आपको बताने की आवश्यकता नहीं। परंतु देसी गाय का अगर दूध पीते हैं, उसका मूत्र जो होता है उसका उपयोग करते हैं, गोबर जो है उसका अगर उपयोग करते हैं और उसको हम खाद के रूप में हमारे खेती में डालते हैं, तो वहां के अपने भूमि का स्तर धीरे धीरे बढ़ते जाता है। ये आज के विज्ञान ने हमको बताया है। हम इसको दरकिनारे क्यों करते हैं पता नहीं। आवश्यकता यह है कि हमको इसके ऊपर ध्यान देने की, कि जो हमारी प्रकृति ने हमको दिया है, जो हमारे पूर्वजों ने पारंपरिक रूप से हमको दिया है, उसको हम क्यों अपनाते नहीं? अपनाने की आवश्यकता है। गोमूत्र हो,
गोबर हो, इन सब से और कुछ यहाँ बिखरा हुआ कचरा है, उसको अगर हम इसमें जोड़ देंगे तो हमारा जीवामृत बन जाता है। जो खाद होता है वो हमारे खेती के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है। तभी जाकर हमारा किसान आत्मनिर्भर बनेगा। हमारा किसान आज जो कर्ज में, हमारे ऋण में फंसा हुआ है, वो किसान इसमें फंसेगा नहीं। क्योंकि हमको क्या चाहिए? हमको वो फॉस्फेट चाहिए, हमको यूरिया चाहिए, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स है, उसके लिए हम पैसे देते हैं और अपनी सरकार इसके लिए हमको सब्सिडी भी देती है। इसके बावजूद हमारा उत्पादन नहीं बढ़ता। उत्पाद बढ़ाने का यह उपाय बहुत ही साधा सरल उपाय है कि हमारी खेती प्राकृतिक और निसर्गता जो होती है उसके आधार पर और पारंपरिक आधार पर होनी चाहिए, इसी पद्धति से होनी चाहिए। मैंने इस पर थोड़ा सा एक शोध किया है, मैंने इसको पढ़ा है, जाना है और काम किया है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ। हिमाचल प्रदेश में मिला। हिमाचल प्रदेश में वहाँ गवर्नर था मैं, उस समय पारंपरिक खेती का वहाँ के सरकार ने अपनाया था। SPNF कहते हैं उसको, सुभाष पालेकर नेचुरल फार्मिंग। जो नेचुरल फार्मिंग जो है उसको वहाँ अपनाया गया। लगभग 1.5-2 लाख वहाँ के किसान इस पद्धति को अपनाए हुए हैं। 1.5-2 लाख किसान। वहाँ के एक कार्यक्रम में मैं गया था। मैं आपको मेरा अनुभव बता देता हूँ। मैं जानता हूँ मेरा घड़ी की ओर ध्यान भी है। वहाँ का अनुभव ऐसा है कि ऐसे किसानों के एक वहाँ मेला था और उस मेले में सभी महिलाएं थी जो प्राकृतिक खेती को अपनाकर अपने खेत में काम करती हैं। तो सभी महिलाएं वहाँ अपना अनुभव बता रहे थे, क्या क्या कैसे हुआ। मैं मंच पर बैठा था और वहाँ सामने आकर मंच पर एक महिला ने युवती है, वो युवती थी, वो वहाँ आई और अपना अनुभव बताने लगी कि मैंने किस तरह से पारंपरिक खेती को अपनाया और मेरा उत्पादन कैसे बढ़ गया। वहाँ की खेती में उत्पाद जो था वो बढ़ने लगा था। मैंने उस युवती को, हमारी उस बेटी को मैंने रोका और पूछा कि बेटी मुझे एक बताओ कि आप कहाँ तक पढ़ी हो? आपको आश्चर्य होगा। उस बेटी ने हमारे जो बताया, आपको आश्चर्य होगा सुनकर। वो कहने लगी कि सर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मैंने पूछा सॉफ्टवेयर इंजीनियर तो आप कहाँ? हाँ, मुंबई में मैं जॉब करती थी। मुंबई में, महाराष्ट्र की मुंबई में मैं जॉब करती थी, लेकिन उसको छोड़कर मैं मेरी मिट्टी में काम करने के लिए, वो भी प्राकृतिक तरीके से काम करने के लिए आई हूँ। मैंने पूछा तो फिर आपकी आय क्या है? तो वो कहने लगी हमारी बेटी कि सर मुझे वहां जितना मिलता था उससे दुगना मुझे मेरी खेती में मिल रहा है। मेरे अनुभव से मैंने देखा, हमको इसको अपनाने की आवश्यकता है। आज हमको इसकी ओर जाने की आवश्यकता है। तभी जाकर प्रधानमंत्री जी ने हमारे सामने जो सपना रखा है, 2047 के लिए विकसित भारत का सपना हमारे सामने रखा है, उसको हम वास्तव में ला सकेंगे ना? कब वास्तव में लाएंगे? हम बाकी उर्वरक जो है रासायनिक, उसका उपयोग करते रहेंगे और हमारा उत्पाद धीरे धीरे नीचे जाता रहेगा, तो हम आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे? हम विकसित कैसे बनेंगे? विकसित बनने के लिए हम सबको अपना सहयोग चाहिए, आपका सहभाग चाहिए, आपकी भागीदारी चाहिए। मेरी आशा है, केवल आशा नहीं, मेरा विश्वास भी है कि आप यहाँ जो सब यहाँ आए हुए सभी कृषि के विशेषज्ञ हैं, कृषि विज्ञान केंद्र भी यहाँ का है, और यहाँ बैठे हुए मेरे किसान भाई बहन जो हैं, वो सब इस प्रकार की नीति को, इस प्रकार की पद्धति को जो प्राकृतिक है और पारंपरिक है, उसको अपनाएंगे। अपनाने के बाद आप देख लीजिए, 1 वर्ष के बाद आप देख लीजिए कि हमारा उत्पाद धीरे धीरे कैसे बढ़ता है, कहाँ जा पहुंचता है। विकसित भारत का सपना तब साकार होगा जब मेरे गांव का किसान आत्मनिर्भर होगा, जब मेरे गांव का किसान विकसित होगा,
तभी मेरा भारत विकसित होगा ना। मेरे गांव का किसान अगर गरीबी की रेखा के नीचे है तो मेरा भारत विकसित कैसे बनेगा? इसलिए हम सबको इसमें सहयोग देने की आवश्यकता है। हम सबको इसमें योगदान देने की आवश्यकता है। योगदान देने के लिए आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आज से हम यहाँ से तय करके जाएंगे, यहाँ से संकल्प करके जाएंगे कि मेरी जो भी खेती है उस खेती को मैं धीरे धीरे प्राकृतिक खेती में बदलूंगा। ऐसा एक संकल्प लेकर हम सबको जाने की आवश्यकता है। तभी जाकर प्रधानमंत्री जी ने जो हमको कहा है 2047 के 15 अगस्त को हम वहां से घोषणा कर देंगे कि हमारा भारत विकसित भारत हो चुका है। क्या चाहते हैं? हर एक की सहभागी होने के बाद ही हम इसको अपना सकते हैं और इसको पूरा कर सकते हैं। यहाँ कुछ विदेशों से लोग आए हैं, रशिया से कुछ आए हैं। I request to all those eminent persons who have come from foreign countries to just try and see what natural farming is. What is natural farming? That natural farming is also a traditional farming of this country, of this soil, that has to be adopted. If the production of the world has to be grown up without using the fertilizers of chemical fertilizers, you just adopt this natural farming which has been practiced in this country for many years. हमको ये करने की आवश्यकता है। My request to all the foreigners who have come here to listen, to participate in this particular seminar of 3 days, just look at this particular concept of natural farming, try to understand and try to adopt in your countries also. मुझे विश्वास है कि हमारी प्राकृतिक खेती का ये जो संकल्प है, प्राकृतिक खेती का ये जो एक भावना है, केवल अपने देश में नहीं, अपने पूरे विश्व भर में भी उनको भी लाभदायक हो सकता है। आप यहाँ इस कार्यक्रम में आए हैं, मेरा भाषण शांत रूप से सुनने का आपने प्रयास भी किया है, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। भारत माता की जय।